पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांगलिन को ना एक डिवाइन पिल के बारे में पता चला था कि अगर वांगलिन वो डिवाइन पिल खा लेता है ना तो उसके जरिए उसका जो असेंडेंट रेल्म है वो उसके मिडिल स्टेज पे पहुंच जाएगा। लेकिन गड़बड़ ये थी कि वो डिवाइन पिल असल में हुआन फैमिली की आती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक फैमिली है। तो जिसके पास भी अगर वो डिवाइन पिल होगी ना तो हुआन फैमिली वाले उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस हुआन फैमिली के ही एक बंदे को मार कर उससे वो डिवाइन पिल चुराई गई थी। तो जो भी डिवाइन पिल को लेगा वो फंसेगा। पर वांगलिन को यहाँ पर किसी भी तरह से अपना ब्रेक थ्रू भी करना था, तो वो उस डिवाइन पिल को लेने के लिए तैयार हो जाता है। तीन बंदे थे जो कि तीनों एंसेस्टर होते हैं अलग अलग फैमिली के। यही तीनों ने हुआन फैमिली के बंदे को मारकर उससे वो पिल लिया था। तो वही वांगलिन को फंसा रहे थे कि किसी भी तरह से वो पिल ले ले तो उसके बाद वो दुश्मन वांगलिन के पीछे पड़ जाएंगे, उनका पीछा छोड़ देंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांगलिन ने ऑक्शन के अंदर सिर्फ एक सेलेस्टियल जेड लगाया था उसे डिवाइन पिल के ऊपर। तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर एक सेलेस्टियल जेड, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम पूरी तरह से ह्यूमिलेट कर रहे हो इस ऑक्शन को। इतना लो लेवल का सिर्फ एक सेलेस्टियल जेड लगाया जा सकता है क्या इतनी बड़ी डिवाइन पिल के ऊपर? लेकिन वो जो लड़की ऑप्शन करवा रही थी वो कह रही थी कि अब यहाँ पर वांगलिन ने इसके ऊपर बोली तो लगा दी है, और अगर हम यहाँ पर उसकी बोली के हिसाब से उसको ये डिवाइन पिल नहीं देते हैं ना तो हमारी जो इस ऑक्शन हाउस की रिस्क है वो सब खत्म हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि हम स्कैम करते हैं। जब कोई लोग बोली लगाता है तो हम उसको उसका सामान नहीं देते हैं। तो हमारे इस ऑक्शन हाउस की इज्जत बचाने के लिए शायद हमें एक सेलेस्टियल जेड के ऊपर ही इसको ये डिवाइन पिल देनी पड़ेगी। वो एसिस्ट जो था वांगलिन से कहता है कि वांगलिन क्या दिमाग लगाया तुमने, मैं सच में तुमसे इंप्रेस हो गया। तुमने मौके पे ऐसा चौका मारा है कि किसी के पास इसका जवाब भी नहीं है। तुम्हारा फायदा भी होने वाला है और कोई तुम्हें कुछ कह भी नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर वो जो लड़की थी जो ऑक्शन करा रही थी वो कहती है वांगलिन से कि ठीक है तुमने एक सेलेस्टियल जेड लगाया, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने बोली लगाई है ना तो ये डिवाइन पिल तुम्हारी होती है। सारे लोग बिल्कुल शॉक्ड में जा चुके थे कि सच में इस बंदे ने एक सेलेस्टियल जेड में डिवाइन पिल खरीद ली, कमाल कर दिया इसने। तो कुछ लोग हैरान भी थे और ये भी कह रहे थे कि आखिर जो ऑक्शन हाउस है वो एक सेलेस्टियल जेड के बदले इतनी हाई लेवल की पिल देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। लेकिन वांगलिन को अब दूसरे से क्या ही मतलब था, वो यहाँ पर खरीद चुका था तो एक के बदले उसको वो डिवाइन पिल मिल जाती है। कोई भी यहाँ पर वांगलिन से कुछ कह नहीं पा रहा था, वो सब अपना ही बहस करते रह जाते हैं और वांगलिन आराम से वहां से निकलने की तैयारी कर देता है। वो कहता है सिस्टर से कि अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो अब वांगलिन जैसे ही वो डिवाइन पिल को लेकर वहां से जा रहा था ना, वहां पर सुनटाई आकर पहुंच जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद वांगलिन को अपना स्टोरेज बैग देता है और उसको देते हुए कहता है कि इसके अंदर ना टोटल 50,000 सेलेस्टियल जेड है और कुछ और भी थोड़े बहुत ट्रेजर होंगे जो कि मेरी लाइफ सेविंग है। मैंने मतलब पूरी जिंदगी भर बचा के ये सारे सामान जमा किए थे, इस उम्मीद में कि कोई दिन ऐसा आएगा जब कोई अच्छा बंदा मुझे मिलेगा जो मेरी हेल्प करेगा, मेरी जो जितनी भी कल्टीवेशन खत्म हुई है ना उसको रिकवर करने में, और उसके बाद मैं इनका यूज करूंगा अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन अब शायद ऐसा लगता है कि ये मौका कभी नहीं आने वाला, मैं खुद को कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैं खुद को ठीक ही नहीं कर सकता तो इनको मैं लेकर करूंगा क्या? मैं वैसे भी अब मरने ही वाला हूं, तो ये तुम रख लो, तेरे काम आएगी तुम्हें। तो वांगलिन जो था वो यहाँ पर वो जो बैग दे रहा था सुनटाई वो उसको अपने पास रख लेता है, क्योंकि वांगलिन को तो ये काम आने ही वाले थे। वो उसको उस टाइम की चीजें भी याद आने लगती है जब सुनटाई उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो सारे पुराने लम्हों को याद करना शुरू कर देता है कि किस तरह से सुनटाई पहले कितना गुस्से वाला और कितना डेंजर आदमी हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ अब ये बदल चुका है। अब ये वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। ये इस सुनटाई का कर्मा है कि कुछ भी होना टाइम के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कभी जिंदगी रहती है और जब जिंदगी का खत्म होने का टाइम आता है ना तो इंसान सब कुछ जो उसकी बुराई थी वो एक पल के लिए भुला देता है। जब वांगलिन ये सारी चीजें समझ रहा था ना तो उसको भी थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग जाती है उसके लाइफ और डेथ की, कि जब मौत आने वाली रहती है तो इंसान अपने सारे गलत कामों को भुला देता है और उसको बस एक सुकून की जिंदगी चाहिए होती है। तो यही याद करने के बाद वांगलिन का जो लाइफ और डेथ की पावर है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ने लग गई थी, जिस वजह से उसका लाइफ और डेथ का जो ऑरा था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वांगलिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि सुनटाई की जो आज ये हालत है ना उसका कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरी वजह से वो इस तरह की हालत में फंसा है। लेकिन आज जो ये इतना नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजार रहा है, इसने सब कुछ अपना त्याग दिया कि अब मुझे मेरी मौत स्वीकार है, वो भी शायद उसका कारण मैं ही हूँ। मेरी वजह से इसको जिंदगी में एक पीस मिला और अब ये सुकून से चाहे तो मर भी सकता है। ये इंसान का कर्मा होता है कि जो जितने गलत काम करता है ना उसको उसका फल कभी ना कभी तो मिल ही जाता है, जैसा कि सुनटाई के साथ हुआ। तो वांगलिन के पास अब टोटल ना सब कुछ को मिलाकर 3 लाख सेलेस्टियल जेड हो चुके थे। वांगलिन कहते हैं कि इतने तो मेरे ख्याल से काफी होने चाहिए असेंडेंट रन के मिडिल स्टेज पे जाने के लिए। तो वांगलिन यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करता है। वो पूरे के पूरे 3 लाख सेलेस्टियल जेड को एक्टिवेट करता है और उसके जरिए वो अपनी पावर को इंक्रीज करने में लग गया था। तो जैसे जैसे वो यहाँ पर ये काम कर रहा था ना उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। वो इतना भयंकर ऑरा बाहर निकाल पा रहा था कि पूरा का पूरा जो इलाका था उसके ऑरा से भर चुका था। वांगलिन एक फॉर्मेशन के अंदर बैठ जाता है, जो फॉर्मेशन भी तैयार हुआ था उसी सेलेस्टियल जेड से, और ये फॉर्मेशन वांगलिन की हेल्प कर रहा था कि वो यहाँ पर अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाए। ये प्रोसेस आसान नहीं होता है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वांगलिन पूरी मेहनत के साथ पूरी हिम्मत के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो उस फॉर्मेशन के साथ उसकी पावर को एब्सॉर्ब करता है और पूरे के पूरे सेलेस्टियल जेड को खुद में मर्ज करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वांगलिन की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और उसके चारों तरफ जो फॉर्मेशन बना हुआ था वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जो पूरी तरह से मल्टीपल डिवाइन स्वॉर्ड
कॉपर से बना होता है और उसके अंदर पावर थी उन्हीं सेलेस्टियल जेड की। जब ये काम हो रहा था तो पूरा आसपास का इलाका पूरी तरह से एकदम खतरनाक ऑरा से भर चुका था, जिस वजह से आसपास के जो बीस्ट होते हैं ना वो भी डर कर भागने लग गए थे कि असल में यहाँ पर कौन सा फिनोमेना क्रिएट हो रहा है। वांगलिन का ऑरा यहाँ तक ही सिर्फ सीमित नहीं रहता, वो आसमान तक जाता है और आसमान को फाड़ कर वो स्पेस तक के पहुंच चुका था। ये इतना डेंजरस सीन हो गया था कि किसी को समझ ही नहीं रहा था कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। कोई भी समझ ही नहीं पाता कि असल में यहाँ पर अचानक में क्या होने लग गया। वो एंसेस्टर भी बाहर निकल कर आ जाता है देखने के लिए कि ये कौन आ रहा है, कोई हमें वार्निंग तो नहीं दे रहा ना, मतलब कि ह्वान फैमिली के लोग तो नहीं आ रहे जो यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आ रहे हो। जबकि उनको नहीं पता कि यहाँ पर वांगलिन आराम से बैठकर अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है, क्योंकि वो नजारा था ही इतना डेंजर कि किसी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि कोई बंदा जब ब्रेक थ्रू करे तो इतना खतरनाक फिनोमेना कैसे क्रिएट हो सकता है। तो सारे के सारे लोग एकदम तैयार थे ये नजारा देखने के लिए कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। वांगलिन आराम से अपना फॉर्मेशन के अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कंटिन्यू करने में लगा हुआ था। वो अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा था, बाकी लोग उसको देखकर हैरान थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जब काफी टाइम तक वांगलिन यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर जाता है ना, तो फिर उसके अंदर से एक खतरनाक पावर बाहर निकल कर आती है और वांगलिन का पूरा शरीर क्रैक्स खाने लग गया था, उसका पूरा शरीर फट रहा था और जहां जहां वो फट रहा था ना उसके अंदर से थंडर पावर बाहर निकल कर आ रही थी। वो सारे फटे हुए निशान आपस में जुड़ने लगते हैं उसी थंडर पावर की वजह से। और अब वांगलिन एक कमाल की एंट्री मारते हुए, कमाल का ऑरा दिखाते हुए बिंदास वहां पर खड़ा था। क्या ही धमाकेदार लग रहा था वो। वांगलिन कहता है कि मेरी जो सेलेस्टियल पावर है ना वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है। इसका मतलब कि मेरा जो असेंडेंट रैंक का मिडिल स्टेज ब्रेक थ्रू करना है ना वो 99% में अपना कंप्लीट कर चुका हूं, सिर्फ 1% बाकी है। थोड़ी सी और मेहनत लगेगी, उसके बाद मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। तो जब इतना अच्छा मौका मिला तो मैं ये मौका कैसे जाने दे सकता हूँ। वांगलिन फिर से वहां पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और वो कहने लग गया था कि उन तीनों एंसेस्टर ने मुझे इस सिचुएशन के अंदर फंसाया है ना, यानी कि ह्वान फैमिली के चक्कर में मुझे फंसाया और उन लोगों ने सोचा कि मैं ह्वान फैमिली के जरिए मारा जाऊंगा। तो अब मुझे उन तीनों को दिखाना पड़ेगा कि असल में मैं हूँ क्या चीज। उनको क्या लगता है कि मैं आसानी से उनके प्लान में फंस गया, जबकि उनको नहीं पता कि मुझे उनकी सारी की सारी हरकतें पता थी। तो अब बारी है मेरा एक्शन दिखाने की उन लोगों को कि आखिर उन लोगों ने किससे पंगा लिया। उनको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और आसानी से उनके प्लान में फंस गया, लेकिन अब दिखाता हूँ कि मैं हूँ क्या चीज। तो वांगलिन उन एंसेस्टर के पास आकर पहुंच जाता है। वो एंसेस्टर वांगलिन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर एकदम डर जाते कि लगता है इसको हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और ये हमें मारने के लिए तो नहीं आया हुआ ना। तो वो जैसे यहाँ पर अटैक करने वाले थे वांगलिन के ऊपर, वांगलिन अपने उस पपेट को बाहर निकाल लेता है और पपेट बाहर निकल कर आते साथ ही एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मार देता है एक एंसेस्टर के ऊपर, जिससे लग रहा था कि भाई उसका हाथ ही कट कर अलग हो गया। उस एंसेस्टर को तो काफी गहरी चोट लगकर आ जाती है, लेकिन फिर से वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वापस से एक पिल को खाने के बाद अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लग गया था। वो उस पपेट से कहता है कि ठीक है, तुम्हारा पहला वाला अटैक तो मुझ पर असर किया, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ कि मेरा वाला अटैक तुम्हारे पर किस तरह से असर करने वाला है। लेकिन वांगलिन का ऑरा देखकर वो एंसेस्टर तो काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसको थोड़ा सा डर लगने लग जाता है कि कहीं अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की और ये बंदा भड़क गया और उसके बाद इसने मेरी जान ले ली, तो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी कल्टीवेशन लेवल असल में है क्या। लगता तो नहीं है कि असेंडेंट रैंक की अर्ली स्टेज पे होगा, मिड या उसके लेट स्टेज पे हो सकता है, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या मुझे इसको ऑफेंड करना चाहिए या फिर इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। वांगलिन उस एंसेस्टर से कहना शुरू करता है कि तू ही था ना वो जिसने मुझे यहाँ पर इस प्लान के अंदर फंसाने की कोशिश की ताकि मैं डिवाइन पिल ले लूं और उसके बाद ह्वान फैमिली मेरी जान लेने की कोशिश करेगी और तुम लोग बच जाओगे। तो ये सुनकर तो उस एंसेस्टर की फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो कहने लग जाता है वांगलिन से कि देखिए सीनियर, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा स्मार्ट निकलेंगे, आपने तो सारी की सारी चीजों को समझ लिया। मैं माफी मांगता हूँ आपसे और मुझसे वो गलती हो गई कि मैंने आपको इस प्लान के अंदर फंसाने की कोशिश की। ह्वान फैमिली वो जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, हमें कोई स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए था जो हमारा साथ दे और ह्वान फैमिली से फाइट करने में वो मदद करे। तो आपसे स्ट्रॉन्ग बंदा हमें कोई मिला नहीं, इसलिए आपको इस प्लान के अंदर मजबूरी में फंसाना पड़ा। वांगलिन कहते कि देख मेरे पास टाइम नहीं है तेरे ये बहाने वगैरह सुनने का। अगर तू चाहता है कि मैं यहाँ पर ह्वान फैमिली से तुझे प्रोटेक्ट करूँ तो फिर इसकी ना सिर्फ एक ही शर्त है। एक काम कर, तेरी पूरी जो फैमिली है ना उसके अंदर जितनी भी सेलेस्टियल जेड है उसका 90% मुझे दे दे। अगर तू अपनी फैमिली का 90% सेलेस्टियल जेड मुझे देने के लिए तैयार होता है तो मैं यहाँ पर तुझसे कहता हूँ कि ह्वान फैमिली से तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। ह्वान फैमिली फिर तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। वांगलिन बाकी के दोनों एंसेस्टर से कहता है कि देख मुझे बेवकूफ मत समझ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भी यहाँ पर खड़े हो और चुपचाप से मेरी बातें सुन रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। बेहतर होगा कि फटाफट से तुम दोनों भी बाहर निकल कर आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम तीनों का ये प्लान था मुझे इस चीज के अंदर फंसाने का, तो सजा भी तो तुम तीनों को मिलनी चाहिए ना। तो अब यहाँ पे मैं सुन फैमिली के लिए कहता हूँ कि तुमको अपनी फैमिली का 70% सेलेस्टियल जेड मुझे देना होगा और उसके बाद ये जो जैन फैमिली का एंसेस्टर है तुम्हें, तुम्हारे लिए 90% है, तुम्हें भी अपना 90% मुझे देना है सेलेस्टियल जेड अपनी फैमिली का। तो तुम तीनों अगर मेरी शर्त को मानने के लिए तैयार हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें ह्वान फैमिली से प्रोटेक्ट करूंगा, और अगर नहीं मानते हो तो फिर मेरे ही हाथों मारोगे, ह्वान फैमिली को तो साइड करो। और हाँ एक बात तो बताना भूल गया, क्योंकि ऑक्शन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही
वो डिवाइन पिल मौजूद थी, जबकि तुमने कहा कि जिस हुआन फैमिली के बंदों को तुमने मारा था उसके पास कई सारी डिवाइन पिल थी। तो जितनी भी डिवाइन पिल उस बंदे के पास से मिली थी ना, सारी डिवाइन पिल मुझे चाहिए। उसी के साथ साथ उस बंदे के पास और भी जो ट्रेजर थे वो सब भी मुझे चाहिए। अब हुआन फैमिली का खतरा मैंने अपने सर के ऊपर लिया है, तो सारी चीजें तो उनसे जो बिलोंग करती थी वो मेरी ही होनी चाहिए ना, तो सब कुछ लाकर मुझे देना। और हाँ, रही एक और बात कि अगर फ्यूचर में मुझे कभी भी बाय चांस सेलेस्टियल जेड की कमी पड़ती है ना, तो तुम तीनों फैमिली पूरी दुनिया को छान मारना, कहीं से भी होना, कुछ भी करना, लेकिन मुझे उतनी सेलेस्टियल जेड को लाकर देना जी मेरी डिमांड रहेगी। तुम्हारे पास हो या ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए दुनिया के किसी भी कोने से। और अगर तुमने यहाँ पर कभी भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये सारी कंडीशन है सिर्फ तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने की उस हुआन फैमिली से, क्योंकि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो वादा करता हूँ तुमसे कि हुआन फैमिली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन अगर बात नहीं मानोगे तो फिर सोच लो कि तुम्हारा क्या होगा। तो सबसे पहले सुन फैमिली का जो एंसेस्टर था वो कहता है कि ठीक है ज़ूमो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, जब तक तुम हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो ना, तो हमें बिंदास यहाँ पर आराम से रहने का मौका मिलेगा। ये सेलेस्टियल जेड हमारे लिए उतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं हमारी प्रोटेक्शन से। तो इसके बाद वो जो रान फैमिली का एंसेस्टर था वो भी कहता है कि ठीक है ज़ूमो, हम तुम्हारी शर्त को मानते हैं, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ और 90% अपनी फैमिली का सेलेस्टियल जेड तुम्हारे हवाले कर दूंगा मैं। बस तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि तुम हमारी ईरान फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे उस वान फैमिली से आने वाले सारे खतरों से। बची थी सिर्फ यहाँ पर जाओ फैमिली। तो रान फैमिली का जो एंसेस्टर था वो उसको समझाते हुए कहता है कि देखो मेरे ख्याल से ना ये बेस्ट मौका होगा तुम्हारे पास कि तुम इस ज़ूमी की प्रोटेक्शन ले लो, वरना तुम बहुत बुरा फंसोगे। इसलिए बेहतर है कि तुम हमारी शर्त जो हमने मानी है उस ज़ूमू की तुम भी उसे मानो, क्योंकि तुमने भी उस बंदे को जो हुआन फैमिली का था मारने में हमारा साथ दिया था, तो तुम्हें भी ये शर्त माननी ही होगी। तो अब यहाँ पर उस जाओ फैमिली का जो एंसेस्टर था ना उसको भी कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर इस ज़ूमू की शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी जाओ फैमिली भी तुम्हारा 90% सेलेस्टियल जेड का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करती है। उन तीनों के पास हाल फिलहाल जितने भी सेलेस्टियल जेड थे ना वो सारे के सारे वो दे देते हैं वांगलिन को, और जितनी भी बिलोंगिंग्स थे जो हुआन फैमिली के बंदे को उन तीनों ने मिलकर मारा था ना, तो उसका भी सारा सामान वांगलिन को दे दिया गया था। सब कुछ वांगलिन के पास आ जाता है। तो वांगलिन कहता है कि ठीक है तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम लोग निकल लो यहाँ से, और मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि जब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ना रहे ना तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि अगर जिसने मुझे डिस्टर्ब किया फिर मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। तो अब निकलो यहाँ से तुम लोग। अगर हुआन फैमिली यहाँ पर आती है तो मुझे खुद पता चल जाएगा इसके बारे में, मैं उनको हैंडल करने के लिए पहुंच जाऊंगा। तो वांगलिन वहां से उसी कमरे के अंदर आ जाता है जिसको उसने किराए पे लिया था कल्टीवेशन करने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद वो सारे सामान देखने लग गया था जो भी उस हुआन फैमिली का जो बंदा मरा था ना उसकी बिलोंगिंग में शामिल थे वो। तो सब सामान को वांगलिन अच्छे से देख रहा होता है। उसी के अंदर से उसको कई सारी चीजें मिलती है जो कि उसी बंदे की थी। उसमें एक टोकन भी होता है, तो वांगलिन अपने पपेट को पहले टोकन के अंदर डालता है ताकि देख सके कि असल में ये टोकन है क्या चीज से बना हुआ। तो पपेट यहाँ पर वांगलिन को बताता है कि ये टोकन बना तो एक नॉर्मल मटेरियल से है, लेकिन इसके अंदर ना एक खास तरह का लाइफ सोल सीक्रेट आर्ट मौजूद है। तो वांगलिन कहता है कि इसके जरिए तो यहाँ पर उस हुआन फैमिली को पता ही चल गया होगा कि किस तरह से ये बंदा मरा है। तो अब वांगलिन यहाँ पर बाकी के जितने भी ट्रेजर वगैरह थे ना वो उन सभी को देखने लग जाता है कि इसके अंदर और क्या हो सकता है। उसको एक और वहाँ पर टोकन मिलता है जिसके जरिए वो ये दिख पा रहा था कि असल में किस तरह से उस हुआन फैमिली के बंदे की जान गई थी और उसने अपने लास्ट मोमेंट पे किया क्या था। तो वो बंदा लास्ट मोमेंट पे ना एक जेड को बनाता है और उसके अंदर सारे के सारी चीजें लिख देता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसी में ये भी चीज लिखी हुई थी कि प्लैनेट यूनजिया नाम का एक प्लैनेट है, उसके पास ना एक बहुत ही खास तरह का मेटल मिला है जिसका ओरिजिन भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तो इसी के बारे में जब उस बंदे को पता चला था ना तो वो ये जानकारी बताने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में उसके साथ ये हादसा हो गया। तो वांगलिन जब ये देखता है ना तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका जो हेवनली पर्ल है ना उसके अंदर सिर्फ एक मेटल की कमी है। अगर वो मेटल पूरा हो जाए उसका एट्रीब्यूट पूरा हो जाएगा और उसके बाद उसका हेवनली पर्ल कंप्लीट हो सकता है। तो वांगलिन कहते हैं कि अरे लगता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी निकालनी चाहिए, इस मेटल के बारे में जिसके बारे में वो बंदा अपने टोकन पे लिखा था, और ये चीज ना एक खास जगह पर मौजूद है उसी प्लैनेट यूनजिया के अंदर। तो वांगलिन उस सुन फैमिली के एंसेस्टर से कहता है कि देख इस पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम का जितना भी मैप है ना सबको तू एक टोकन के अंदर लिख दे, उसके अंदर प्रिंट करके मुझे दे, मुझे इस मैप की अभी जरूरत है। तो यहाँ पर वो एंसेस्टर एक टोकन के अंदर पूरे के पूरे प्लैनेट का जितना भी मैप था ना सबको मर्ज करता है और वो वांगलिन को दे देता है। तो वांगलिन उसके जरिए पूरे अच्छे से प्लैनेट को चेक कर रहा था, उसको प्लैनेट यूनजिया चाहिए था कि वो कहाँ पर हो सकता है। तो वांगलिन को यहाँ पर वो प्लैनेट मिल जाता है। वांगलिन जैसे ही देखता है तो ये पूरा प्लैनेट ही ना बहुत खास तरह से बना हुआ था, मतलब पूरे मेटल से बना हुआ वो प्लैनेट होता है जहाँ पर हर चीज वांगलिन के काम की हो सकती है जो उसके हेवनली पर्ल को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। तो वांगलिन जैसे ही यहाँ पर जा रहा था ना उस प्लैनेट यूनजिया के अंदर, वहां जाने से पहले वो तीनों के दोनों एंसेस्टर आकर पहुंच जाते हैं वांगलिन के पास और उससे कहते हैं कि देख वांगलिन तू यहाँ से जा नहीं सकता, तू हमारे प्लैनेट इरानोई को छोड़ को कैसे जा रहा है, क्योंकि तूने कहा था कि तू हमें बचाएगा उसी हुआन फैमिली से, तो अगर तू यहाँ पर प्लैनेट को छोड़कर चला जाएगा तो फिर तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे ना। तो वांगलिन कहता है कि देखो मैं ऐसा
इंसान नहीं हूँ कि जो अपना वादा तोड़ दो। मैंने तुमसे वादा किया कि हुआन फैमिली आती तो तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं अपना वादा निभाता। अगर वो आती तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं आ जाऊंगा यहाँ पर। इसलिए तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो तीनों यहाँ पर एकदम परेशान हो जाते कि यार अब हम क्या करेंगे, वांग लिन तो हमें छोड़कर ऐसे चला गया। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं कि वो वांग लिन को रोक सके, इसलिए वांग लिन तो वहां से निकल जाता है। जैसे वो निकलता है ना, यहाँ का पूरा मौसम बदलने लग गया था। हर तरफ तूफान, भूकंप वगैरह आने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि हुआन फैमिली वाले एंट्री मार रहे हैं। तीनों एंसेस्टर की हालत खराब हो चुकी थी कि भाई हम तो गए। जैसे वांग लिन यहाँ से निकला, वो हुआन फैमिली वाले यहाँ आकर पहुंच गए। हुआन फैमिली वाले हम सबको मार डालेंगे। और उनकी किस्मत अच्छी थी कि वांग लिन अभी तक गया नहीं था, वो वहीं पर मौजूद था। तो अब यहाँ पर हम देख पाते हैं उसी हुआन फैमिली का वो जो बंदा था, हुआन डोंग जैसा ही लग रहा था। तो वो यहाँ पर आने के बाद कहना चाहता है कि देखो मैं हुआन फैमिली का एक मेंबर हूँ और 1000 इल्यूजन प्लैनेट से आता हूँ। मेरा नाम है हुआन डोंग और मैं यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि इस रान्यू प्लैनेट के अंदर जितने भी बंदे जो असेंडेंट रैंक के ऊपर मौजूद है ना, सब के सब यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं और मुझे यहाँ पर आकर रिस्पेक्ट पेश करें। वो अपनी पावर का यूज करते हुए तीनों के तीनों एंसेस्टरों को अपने सामने झुका देता है, सिवाय वांग लिन के। उसके पावर के सामने वांग लिन ना यहाँ पर झुकना पाया नहीं था, तो बिंदास वहां पर एकदम शान के साथ खड़ा हुआ था। तो ये देखकर हुआन डोंग हैरान रह जाता है कि ये क्यों नहीं झुका मेरी पावर के सामने। वांग लिन अपनी पावर को यूज करता है और एकदम गुस्से के साथ वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और हुआन डोंग की जो स्पिरिट थी ना, उसको मुट्ठी में दबाकर डिस्ट्रॉय कर चुका था। हुआन डोंग ये देखकर हैरान कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू है कौन जिसने मेरी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके स्पिरिट डिस्ट्रॉय होते साथ ही वो जो ऑरा का प्रेशर डाल रहा था ना तीनों एंसेस्टर के ऊपर, वो भी खत्म हो जाता है और वो लोग उसके सामने जो झुके हुए थे वो खड़े हो जाते हैं। हुआन डोंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो वांग लिन से कहता है कि तू ना मरने का ज्यादा शौक चढ़ा तेरे अंदर, मैं तुझे भी यहाँ पर मार डालता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मुझसे तूने पंगा लिया। तो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। वो उससे कहता है कि तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने हमारी हुआन फैमिली से पंगा लिया है, बता तेरा नाम क्या है। तो वांग लिन कहता है कि अच्छा मेरा नाम जानेगा, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरा नाम जान सके, क्योंकि मैं अचकाने बचकानों को अपना नाम नहीं बताता। वांग लिन तुरंत यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को समन करता है। थंडर ड्रैगन को समन करने के बाद वो अपनी अनाहिलेशन फिंगर टेक्निक का यूज कर चुका था और उसके बाद वो हुआन डोंग के ऊपर अटैक देकर मार देता है। हुआन डोंग इस अटैक को डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन अनाहिलेशन फिंगर जो टेक्निक थी वो हुआन डोंग के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। हुआन डोंग की फटकर हाथ में आ गई थी कि भाई साहब ये है क्या, ये आराम से असेंडेंट रेल के मिडिल स्टेज का बंदा, इसने ब्रेक थ्रू किया है कि ये है कौन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग लिन उसको भागने नहीं देता। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, अपने किलिंग बीस्ट को बाहर निकालता है और उसके बाद वो हुआन डोंग के पीछे पड़ चुका था। हुआन डोंग कह रहा था कि नहीं, मुझे हुआन मी को जाकर इसके बारे में बताना होगा, क्योंकि मैं अकेले इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे हुआन मी की हेल्प चाहिए होगी। वांग लिन पूरी तरह से उसके पीछे पड़ चुका था। जहां जहां वो जाता वहां वो अपने किलिंग बीस्ट के जरिए उस हुआन डोंग के ऊपर अटैक करता, जिस वजह से हुआन डोंग की हालत खराब हो चुकी थी। वांग लिन ने उसको एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया था और उसके जरिए वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है। हुआन डोंग से कहता है कि देखो तुम लोग ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझ हुआन फैमिली वाले के बंदे को तुम पकड़ करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। तुम नहीं जानते कि हमारी हुआन फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर तुमने मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ा, मुझे जाने नहीं दिया ना, तो सबका अंत अभी के अभी लिखा जाएगा। तीनों एंसेस्टर की तो फटी पड़ी थी कि अगर हम तीनों यहाँ पर होते ना तो ये पक्का हुआन डोंग हमें मार दिया होता, लेकिन ज़ूमू तो है ही अलग लेवल का बंदा, उसने सच में यहाँ पर हुआन डोंग की बजा कर रखा हुआ है। वो यहाँ पर तीनों उस हुआन डोंग से कहना चाहते कि पहले तू हमें ये बता कि तू हमारे रान्यू प्लैनेट के अंदर आया क्यों है, तेरा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तो ये सुनने के बाद वो जो हुआन डोंग था वो कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मैं क्यों आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि मेरे आने का मकसद क्या है। रान्यू प्लैनेट वाले तो अच्छे से जानते होंगे कि हमारा तुमसे क्या लेना देना है, क्योंकि आज से 4 साल पहले हमारी हुआन फैमिली का एक बंदा मर गया था और ये काम ना तुम तीनों जो रान्यू प्लैनेट की फैमिली है ना, उनमें से किसी एक फैमिली के बंदे ने किया या तुम तीनों ने मिलकर किया होगा। इसके बारे में बता तो नहीं सकता, लेकिन तुम लोगों की वजह से ही वो बंदा मरा था। इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर तुम तीनों की तीनों फैमिली को खत्म कर दूं, तभी जाकर हमारा बदला पूरा होने वाला है। तुम तीनों की फैमिली का अंत अब लिखा जा चुका है। तो तुम लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि तुम्हारा ये बंदा जिसको देखकर तुम इतने ज्यादा उछल रहे हो, ये असेंडेंट रेल्म का बंदा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम्हें पूरी की पूरी हुआन फैमिली से पकड़ कर बचा लेगा। इस बंदे को जो ज़ूमू है ना, इसको पहले तो मैं ही मारूंगा, उसके बाद यहाँ पर तुम तीनों की तीनों फैमिली को खत्म करूंगा। ये मत सोचना कि ये ज़ूमू तुम्हें यहाँ पर बचा लेगा, क्योंकि हमारा एंसेस्टर इतना ज्यादा कमाल का कल्टीवेटर है ना कि तुम तीनों की फैमिली को एक बार के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वांग लिन कहता है कि अच्छा मुझे बता कि तेरा जो एंसेस्टर है उसका कल्टीवेशन लेवल है क्या। तो हुआन डोंग कहता है कि हमारा जो एंसेस्टर है ना उसका कल्टीवेशन रेल्म है सेकंड स्टेप, वो एक दाव कल्टीवेटर है और अपने सेकंड स्टेप पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। उसको इल्यूजनरी यिन एंड कॉर्पोरल यांग स्टेज जो है ना उसको ब्रेक थ्रू किए हुए 3000 साल हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज्यादा कुछ और तुम्हें बताने की जरूरत है, क्योंकि तुम लोग इन तो ये सारे लेवल के नाम भी नहीं सुने होंगे। तो
ये सुनने के बाद वांगलिन जो था ना वो अपना फॉर्मेशन जो क्रिएट करके रखा था हुआन डोंग को फंसाने के लिए वो उस फॉर्मेशन को हटा देता है। तो उस हुआन डोंग को लग रहा था कि इस वांगलिन ने डर के मारे मुझे छोड़ दिया, लेकिन वांगलिन फिर से उसको पकड़ता और तीनों एसएसआर से कहता है कि मैं इसको ना तुम्हारे हवाले करता हूँ। वैसे भी ये बचकाना है तो मुझे लगता है कि तुम तीनों मिलकर आराम से इसको दबोच सकते हो। मेरे को इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना है तो मैं जा रहा हूँ। अगर इसका एसेस्टर आता ना हुआन फैमिली का तो मुझे बुला लेना, फिर मैं उससे लड़ने के लिए आऊंगा। तो ये देखकर तो हुआन डोंग की हालत खराब हो जाती है। उसको लग रहा था कि वांगलिन डर गया और ये मुझे अब छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसने तो मुझे मौत के मुंह में डाल दिया और ये बिंदास बिना डरे यहाँ से जा रहा है। इसको डर नहीं लगा कि मैंने अपने एसेस्टर के बारे में बताया। तो तीनों के तीनों एसेस्टर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ये भरता बनाने के लिए तैयार थे। उसी हुआन डोंग का हुआन डोंग फट कर उसकी हाथ में आ जाती है कि भाई लगता है मैं गया, मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से हुआन मी को बचाना होगा, उसको बताना होगा कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। देखो तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, मैं अगर यहाँ पर कुछ हुआ ना तो हुआन फैमिली भी आएगी और हुआन मी भी यहाँ पर आने वाली है तुम लोगों की वाट लगाने के लिए। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो तुम लोग, मैं अपनी जान की भीख मार रहा हूँ तुमसे, क्योंकि तुम लोगों की जान भी इससे बचेगी कि तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे, वरना तुम तीनों मरोगे। तो जैसे ही हुआन मी का नाम सुनता ना वांगलिन यहाँ पर वो उस हुआन डोंग से कहता है कि हुआन मी जरा उसका ओरिजिनल नेम तो बताना कि उसका असल में नाम है क्या। तो हुआन डोंग कहता है कि अच्छा ये बात है, पहले मुझे आजाद कर, मुझे यहाँ से जाने दे, जाते जाते मैं तुझे उसका ओरिजिनल नाम बताऊंगा। तो वांगलिन कहता है कि अबे जाना यहाँ से। वो तुरंत सोल सर्च टेक्निक शुरू करता है और दिमाग के अंदर ही घुस जाता है उसी हुआन डोंग के, ताकि वो हुआन मी का ओरिजिनल नाम जान सके। तो दिमाग को छान मारते साथ ही वांगलिन को पता चल जाता है कि अरे ये तो लियू मी है। लियू मी, आखिर लियू मी हुआन फैमिली के अंदर क्या कर रही है? लगता है कि इसने हुआन फैमिली को अपना नया घर बना लिया है, इसकी तो जिंदगी बदल गई अब तो। वांगलिन तुरंत ही यहाँ पर वो जो हुआन डोंग था ना उसकी खोपड़ी तोड़ता है, उसका दिमाग ये फाड़ता है, उसकी सोल को अपने सोल फ्लैग के अंदर डाल चुका था कि चल खत्म है तू तो भाई अब। और इसके बाद वांगलिन वहां से जाने लग जाता है। वो एंसेस्टर वांगलिन से कहते हैं कि देखो हुआन डोंग तो मर गया, अब ये भी मर गया है ना, तो हुआन फैमिली वाले किसी भी टाइम पे यहाँ पर पहुंचते होंगे। वो अपने बंदे को जो दूसरा भी मर चुका है, अब तो यहाँ पर शांत नहीं बैठने वाले, तो अब हम क्या करेंगे? वांगलिन कहते हैं कि फिक्र मत करो, 3 महीने के अंदर मैं लौट आऊंगा और उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है। मुझे लगता है कि 3 महीने का टाइम ये काफी होगा मेरा काम पूरा करने के लिए। तो वांगलिन अपना स्टार कंपास पे बैठने के बाद वो जो उसको प्लैनेट मिला था वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो वहीं हम यहाँ पर देख पाते हैं उसी हुआन फैमिली को, जहाँ पर उनको पता चलता है कि हुआन डोंग जो था ना उसका उन लोगों ने एक लैंटर्न जला कर रखा था, वो बुझ गया। तो इसका मतलब कि कंफर्म हो चुका है वो हुआन डोंग मर गया और मरने की लोकेशन है रान्यू प्लैनेट। मतलब रान्यू प्लैनेट के अंदर किसी ने ना उस हुआन डोंग को मार दिया। पहले भी एक बंदा मरा था हुआन फैमिली का वहीं पर, अब दूसरा बंदा भी वहीं पर जाकर मारा है। तो एंसेस्टर का दिमाग ना एकदम गर्म हो जाता है कि नहीं अब यहाँ पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सारे एल्डर कहते हैं कि एंसेस्टर हमें परमिशन दीजिए, अभी हम जाते हैं रान्यू प्लैनेट को पूरी दुनिया के नक्शे से मिटा कर रख देंगे, बस आपकी परमिशन का हमें इंतजार है। एंसेस्टर यहाँ पर कहना चाहता है कि प्लैनेट रान्यू एक इतना पिद्दी सा प्लैनेट जिसकी कोई औकात नहीं है, धूल के बराबर है वो हमारे सामने, लेकिन आखिर उसके अंदर इतना जिगर कैसे आया कि वो 2 बार हमारी हुआन फैमिली को ऑफेंड कर चुका है। मैं चाहूँ ना तो लिटरली बता रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे फूंक मार के उसका रान्यू प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसी चीज है क्या जो उनका इतना जिगर आ रहा है हमें ऑफेंड करने का? किस चीज के दम पर वो लोग इतना उछल रहे हैं? लेकिन अभी जो यहाँ पर हुआन डोंग मरा है ना वो हमारा नहीं बल्कि उस हुआन मी का सबसे खास दोस्त था। तो मेरे ख्याल से जो बदला लेना है ना रान्यू प्लैनेट से वो हमें नहीं बल्कि ये मौका हुआन मी को देना चाहिए, ताकि वो उसका जो दोस्त मरा है वो अपने हाथों से अपना बदला ले। यही मेरे ख्याल से बेहतर होगा। हमें यहाँ पर हुआन मी को जाना चाहिए छोड़ने के लिए, ताकि वो रान्यू प्लैनेट को जो उसके मन में आता ना वो उसका वो कर सके। तो एल्डर वगैरह कहना चाहते कि एंसेस्टर आपकी बात तो सही है, लेकिन हुआन मी के ऊपर जो ब्लड लाइन एक्सचेंज टेक्निक लगी हुई थी ना वो अभी तक के ठीक नहीं हुई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो एंसेस्टर कहते हैं कि कुछ भी करो, ये काम पूरा जल्दी जल्दी करो, मुझे किसी भी तरह से वो जो ब्लड एक्सचेंज टेक्निक है ना वो कंप्लीट चाहिए हुआन मी के अंदर। किसी खास तरह की टेक्निक की ये लोग बात कर रहे थे पर डिटेल में नहीं बताते कि असल में इस टेक्निक का क्या काम आ सकता है। मैं यहाँ पर अभी ये इस चीज को ऑर्डर पास करता हूँ कि अभी के अभी प्लैनेट रान्यू जो है ना उसके आसपास जितने भी इलाके हैं सबको सील कर दो। मैं नहीं चाहता कि प्लैनेट रान्यू से कोई भी बंदा बाहर निकल के जा सके, ना वहाँ पर कोई हेल्प आ सके। अब हुआन मी है सिर्फ वही वहाँ पर जाएगी और अपने हिसाब से उनसे बदला लेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये काम वो अच्छे से पूरा कर पाए। एक चूंटी भी उस प्लैनेट रान्यू से बचकर बाहर निकलनी नहीं चाहिए। सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और पूरी तरह से रान्यू प्लैनेट को सील करके रख दो। मैं उसको ऐसे ही देखना चाहता हूँ। तो सारे के सारे एल्डर कहना चाहते हैं कि ठीक है सिस्टर, जैसा आपने कहा हम आपका वो काम करने के लिए तैयार है, हम अभी जा रहे हैं और सीलिंग फॉर्मेशन को लगा देंगे। तो वांगलिन जो होता ना वो भी अपना यूंजिया प्लैनेट जो था वो उसकी तरफ बढ़ने लग गया था। वो तो आराम से अभी प्लैनेट रान्यू से बाहर निकल गया था, तो वहाँ पर सीलिंग फॉर्मेशन लग भी जाए तो भी क्या ही फर्क पड़ने वाला है वांगलिन को, वो तो बाहर निकल चुका है। जैसे वांगलिन को वो प्लैनेट यूंजिया मिलता है वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। लेकिन वांगलिन वहाँ जाने के बाद क्या करेगा? जिस मकसद के लिए वो वहाँ पर गया उसका मकसद पूरा हो पाएगा क्या उसके आने से पहले ही वो हुआन मी पूरे रान्यू प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके रख देगी? ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।